हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। हमने उसके टाइप्स देखे थे, जैसे कि एनपीएन, पीएनपी। ट्रांजिस्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था, एनपीएन, पीएनपी, ये उसके टाइप्स थे। साथ साथ हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी थी। चलिए फिर ये एक नई एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एक्चुअली एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर का मतलब होता है लो लेवल इंटेंसिटी साउंड सिग्नल को हाई लेवल इंटेंसिटी साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना। एम्पलीफायर का काम होता है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अगर हम ग्राफिकल की हेल्प से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई इनपुट पर सिग्नल दे रहे हैं इस तरह से, तो आउटपुट पर जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो एम्पलीफाई होके कुछ इस तरह मिलेगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है, तो ये हमें एम्पलीफाई होके सिग्नल मिला है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो अगर माइक है, माइक में हम लगाते हैं एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और एम्पलीफायर के बाद हम लगाते हैं लाउड स्पीकर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वॉइस हमने दे रहे हैं और अगर हम उसे एम्पलीफायर के थ्रू पास करते हैं तब हमें वो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड होकर मिलेगा। ठीक है, जिस कारण उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और वो वॉइस हमारी क्लियर हमें आएगी। और एम्पलीफायर के अंदर ही हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर हम देखें, जैसे हमारे पास कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरी वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम। इसमें हम करंट दे रहे हैं 1 एम्पेयर, इसमें हम करंट दे रहे हैं 1 एम्पेयर। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम ये कह सकते हैं, ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास I है 1, R है 1, तो ये हमें मिलेगा 1 वोल्ट वोल्टेज। सेम इसी तरीके से I है 1, R है 1000, तो वोल्टेज हमें मिलेगा 1000 वोल्ट। तो आउटपुट पर जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ गया है इसलिए। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि अगर जो बड़े बड़े आपने डीजेज देखे होंगे उसमें क्या होता है, उनका साइज़ बिगर होता है, उनमें रेजिस्टेंस बिगर यूज़ किया जाता है, जिस कारण उनमें करंट ज़्यादा होता है, जिस कारण वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट पर ज़्यादा होता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। हमने ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ किया तो हमें आउटपुट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिला, जिस कारण सिग्नल हमारा, हम ये कह सकते हैं कि वो एम्पलीफाइड हो गया है। और ये सारा प्रोसेस एम्पलीफायर के ज़रिए होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में जो डेफिनेशन लिखनी है वो ये है कि एम्पलीट्यूड चेंज इन एम्पलीफायर, जैसा यहाँ बताया, एम्पलीट्यूड चेंज इन एम्पलीफायर व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एंड द सर्किट विच इज परफॉर्मिंग दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। दिस एम्पलीफिकेशन इज डन बाय ट्रांजिस्टर। ये आपका जो है डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं कि लेट्स सी हाउ ट्रांजिस्टर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स विल चेंज। चलिए फिर देखते हैं इसकी वर्किंग कि इसमें हो क्या रहा है। एम्पलीफायर जो है ये एक एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर की, और ये एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आता है 5 to 10 मार्क्स में। यहाँ पे हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं इस तरह। हमें पता है एनपीएन की जो एरो की डायरेक्शन है वो इस तरह होती है। ये हमारा होता है बेस, दिस वन इज एमिटर एंड दिस वन इज कलेक्टर। इस तरह ठीक है, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन
पी एन। अब हमें ये भी मालूम है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है। एक्टिव रीजन में वर्क कराने के लिए हमें एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे एमिटर बेस क्या है, एमिटर बेस ये है, तो इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए पी को हमें बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह। इस बैटरी का नाम हम दे देते हैं VBB, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। अब इस तरफ कलेक्टर बेस को हमें रिवर्स बायस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये N है। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा हमारा। ये भी आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस बैटरी का नाम हमने दे दिया VCC। हाँ, यहाँ आउटपुट पर हमने लोड रेजिस्टेंस लिया है RL, और जो आउटपुट है वोल्टेज वो इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हम फाइंड करेंगे, जिसका नाम दे दिया है हमने आउटपुट वोल्टेज VO, ठीक है। इनपुट साइड पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है VBE बेस टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज। आउटपुट साइड पे सेम ऐसे ही हमें वोल्टेज मिल रही है VCE कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। बेस साइड पर हम करंट जो फाइंड करेंगे उसकी रीडिंग हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ लगा देते हैं एमीटर IB, ठीक है। इसी तरीके से हम कलेक्टर में जो करंट फाइंड करेंगे उसके लिए हमने एमीटर लगा दिया यहाँ पर IC, ठीक है। ये IB है आपका और ये IC है। IB आपका बेस करंट है, IC आपका कलेक्टर करंट है। इस सप्लाई वोल्टेज से आपका करंट इधर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जा रहा है IB करंट, जिसकी डायरेक्शन हमने ऐसे शो कर दी, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है IC करंट, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे शो कर दी, और दोनों करंट इस साइड से हमें मिल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हमने IE ऐसे शो कर दी, ठीक है। ये है बेस करंट, एमीटर करंट, और ये है हमारा कलेक्टर करंट। हम कह भी सकते हैं, अगर इस जंक्शन, इस पॉइंट पर हम वोल्टेज करंट निकालना चाहें तो बाय अप्लाइंग KCL हमें पता है इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट, यानी कि IE इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनपुट सेक्शन है उस पर अगर हम इनपुट सेक्शन की बात करें, तब हाँ, एक और बात, यहाँ पर जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है उस सिग्नल को हमें बेस और एमीटर के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमें इस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, कोई VS सिग्नल है तो उसे हमने बेस और एमीटर के बीच में अप्लाई करा है, ये सिग्नल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट सेक्शन की। तो इनपुट सेक्शन में क्या हो रहा है कि जब हमने कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया है, इनपुट सेक्शन में when we are not applied supplied voltage, यानी कि हम कह सकते हैं उस टाइम हमारा Vs जो है वो 0 है, तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये VBB हमारा इक्वल होगा VBE के, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ये पूरा डेरिवेशन ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। उसके बाद व्हेन सिग्नल इज गिवन टू BE टर्मिनल, अब जब हम सिग्नल BE टर्मिनल पर दे रहे हैं तब व्हेन सिग्नल इज गिवन टू सिग्नल जब दिया जा रहा है बेस एमीटर टर्मिनल पर, यानी कि हम Vs को अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी ये
VBB प्लस VBE। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ एक और यहाँ पर थिंग हम रह गया है, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्चुअली में जो ट्रांजिस्टर है उसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो चेंज हो रहा है वो हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह की हैं, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। पहले ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसको हम IC और VCE के रिस्पेक्ट में देखेंगे। उस टाइम IB हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। हम इसमें चेंज इन करंट निकालेंगे जिसे हमने डेल IC से डिनोट किया है। सेम चेंज इन वोल्टेज देखेंगे कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल पर, जिसे हमने डेल VCE बोला है। उस टाइम IB हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने अप्लाई करा कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज डेल VCE चेंज इन है, और ये चेंज इन कलेक्टर करंट IC। ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 वोल्टेज है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमने 0 वोल्ट दिया तो करंट 0 है, हमने 1 वोल्ट दिया करंट 1 वोल्ट, 2 वोल्ट दिया करंट 2 वोल्ट, 3 वोल्ट दिया करंट 3 वोल्ट। एक सर्टेन टाइम के बाद बेस करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। बेस करंट है IB, वो हमारा 20 माइक्रो एम्पेयर पे कांस्टेंट मिल रहा है। उस टाइम कुछ ना कुछ वोल्टेज रहा होगा, और IC करंट उस टाइम रहा है हमारा 2 मिली एम्पेयर। ठीक है। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो हमें करंट IB हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पेयर। उस टाइम हमारा IC रहेगा 4 मिली एम्पेयर। अब हम IB करंट को और इंक्रीज करते हैं तो हमारा वोल्टेज और इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा IB आएगा 60 माइक्रो एम्पेयर। उस टाइम हमारा IC रहेगा 6 मिली एम्पेयर। यहाँ से अगर हम चेंज इन बेस करंट देखें तो हम कह सकते हैं कि डेल IB, क्योंकि चेंज इन निकाल रहे हैं तो दो करंट का डिफरेंस ले लेंगे, 40 माइनस 20 यानी कि 20 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन कलेक्टर करंट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारा 2 मिली एम्पेयर। और हमें पता है स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा होता है, ये अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। फिलहाल आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, वो होता है IC अपॉन IB। और यहाँ से अगर हम IC निकालें तो हम उसे बोल सकते हैं IC इक्वल टू बीटा IB। क्योंकि हम चेंज इन करंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डेल लगा देंगे, यहाँ पर भी हम डेल लगा देंगे, और इस साइड भी IB में भी हम डेल लगा देंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ से बीटा निकालें, बीटा अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं तो ये आएगा हमारा कितना, डेल IC अपॉन डेल IB, और हमारे पास डेल IC कितना है, ये 2 मिली एम्पेयर। 2 मिली यानी कि 10 की पावर -3। सेम डेल IB कितना है, ये 20 माइक्रो एम्पेयर। 20 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो के लिए ये कैलकुलेट करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो बीटा यहाँ से 100 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बेस करंट को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट 100 टाइम्स बेस करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो है इसे समझाना इसलिए ज़रूरी था
तभी आपको ये वर्किंग क्लियर होगी। हालांकि इसका जो यूज़ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा। चलिए फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे। इनपुट सेक्शन से ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी, आउटपुट सेक्शन से जो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर जब हमने कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दी थी तब वी एस 0 था, उस टाइम वी बी बी इक्वल था वी बी ई के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। जब हम व्हेन सिग्नल इज गिवन टू बेस एमिटर टर्मिनल, उस टाइम वी बी बी जो है हमारा वो ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी, इनपुट पर आ जाएगा। जब वी एस अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा वी बी बी प्लस वी एस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका वी बी ई प्लस चेंज जो अब हो रहा है वी बी ई में वो, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें पता है वी बी बी इक्वल वी बी ई है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास इनपुट पर वोल्टेज आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ये हमारा इनपुट पर वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो। इसको हम आगे और डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले हम ये कह सकते हैं कि वी एस जो है ये सेम है हमारा इनपुट वोल्टेज वी आई। तो यहाँ से हम वी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगी हमारी वी बी हमारा कितना है, इसको इस तरह से देख लेते हैं। वी बी जो है हमारा वो है आपका डेल आई बी इंटू आर आई। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा इनपुट सिग्नल आ जाएगा ये वी बी। ये है, इसको हम इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं। ये है हमारा इनपुट वोल्टेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर आई जो है आपका वो है वी बी ई डिवाइडेड बाय दिस आई बी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आउटपुट सेक्शन पर क्या हो रहा है। आउटपुट सेक्शन साइड में हमारा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे ग्राफ के थ्रू कि जब हमारा डेल आई बी में बेस करंट में थोड़ा सा भी हम चेंज करते हैं माइक्रो एम्पियर में भी, तो जो डेल आई सी है कलेक्टर करंट में जो चेंज है वो 100 टाइम्स ऑफ बेस करंट मिलेगा। और हमें पता है कि जब करंट हमारा आउटपुट साइड पर जो कि कलेक्टर करंट है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हो रहा है तो सिग्नल हमें एम्पलीफाइड होकर मिला है, जैसा कि हम स्टार्टिंग से अभी इसमें पढ़ते आ रहे हैं। चलिए फिर मैं ये वाला साइड रफ कर देती हूँ। अब इसमें हम देखते हैं कि आउटपुट सेक्शन में हमें क्या वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में अब आउटपुट सेक्शन में हमें पता है, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाएं लूप में तो हम कह सकते हैं, केवीएल जब लगा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो हम कह सकते हैं माइनस वी सी सी प्लस इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई एल, या फिर आई एल कह लो या आई सी कह लो, क्योंकि हम कलेक्टर करंट की बात कर रहे हैं तो हम आई सी लिखेंगे। रेजिस्टेंस हमें पता है आर एल है, लोड रेजिस्टेंस। साथ में हमारे पास है कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल वोल्टेज, ये वाला इस तरह, ठीक है। और ये इक्वल हो गया 0। क्योंकि हम चेंज इन वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और हमारा आउटपुट पर वीसीसी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज इन हो रहा है हमारा यहाँ डेल पर, तो हम इसे लगा देंगे। और यहाँ पे कलेक्टर करंट भी चेंज हो रहा है, यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे पास डेल वी सी ई आ जाएगा, वी सी सी इक्वल टू माइनस डेल आई सी इंटू आर एल, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डेल वी सी जो है वो आ जाएगा माइनस डेल आई सी इंटू आर एल, ठीक है। ये आ गया हमारा आउटपुट पर वोल्टेज, ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज।
इनपुट वोल्टेज आ गया, हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया। अब हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये वाली साइड हम रिमूव कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया, इसको हम बोल सकते हैं VO, और ये है हमारा VI। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज गेन होता है, अगर हमें फाइंड करना हो, यहाँ से हम वोल्टेज गेन और पावर गेन फाइंड कर लेते हैं। तो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसको हम AV से डिनोट कर रहे हैं, और वो होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट पर वोल्टेज हमारा कितना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल VCE और यहाँ से डेल VBE, जिसे हम एलेबरेट करके लिख सकते हैं माइनस डेल IC इंटू RL, और ये वाला आ जाएगा डेल IB इंटू RI। ये है हमारा वोल्टेज गेन AV। ठीक है, और हमें पता है IC अपॉन IB हमारा होता है क्या, बीटा, ये हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हमारा जो वोल्टेज गेन है वो आ जाएगा माइनस बीटा इंटू RL अपॉन RI। ये हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए कि AV जो है वो है माइनस बीटा इंटू RL अपॉन RI। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीटा का एक और फॉर्मूला होता है GM इंटू RI। ठीक है, GM क्या है हमारा, वो है ट्रांस कंडक्टेंस, वेयर GM है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, ये तो हम बीटा को रिप्लेस कर देंगे, तो वोल्टेज गेन यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये AV हो जाएगा हमारा माइनस GM इंटू RI इंटू RL अपॉन RI। RI से RI कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा, माइनस GM इंटू RL। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया कि वोल्टेज गेन होता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, वोल्टेज गेन आ गया हमारा माइनस GM इंटू RL। ठीक है, GM हमारा है ट्रांस कंडक्टेंस, RL है लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन हमें यहाँ से क्लियर हो गया। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। बीटा की वैल्यू हमारी GM इंटू RI है, वहाँ से ये वैल्यूज़ रख के ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पावर गेन के बारे में। तो पावर गेन क्या होता है, इसी में से पावर गेन का फॉर्मूला आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हम बीटा को इंक्रीज करते हैं तो हमारा GM इंक्रीज होगा, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा को जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो ट्रांस कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होगा, साथ साथ उस टाइम वोल्टेज ड्रॉप मोर होगा और हमारी वोल्टेज गेन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब बीटा इंक्रीज हुआ यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ यानी कि वोल्टेज गेन इंक्रीज हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट पर ज़्यादा मिला, तो हम ये बोल सकते हैं सिग्नल हमारा एम्पलीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावर गेन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पावर गेन फॉर्मूला। पावर गेन अगर हमें आउटपुट पर निकालना है तो उसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं AP से, और इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, पावर तो हमें पता है क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो आउटपुट पर जो पावर होगी वो होगी हमारी कितनी, वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि आउटपुट की बात कर रहे हैं
तो आउटपुट पर है हमारा डेल VCE वोल्टेज और आउटपुट पर करंट है हमारा डेल IC। ठीक है, अब हम इनपुट पावर की बात कर रहे हैं तो इनपुट पर जो वोल्टेज है वो, क्योंकि चेंज इन की बात कर रहे हैं तो हम चेंज इन लेंगे, तो ये हो गया VBE इनपुट साइड में, और इनपुट साइड में ही हमारा करंट डेल IB। ठीक है, ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन, पावर गेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि डेल IC अपॉन डेल IB हमारा ये बीटा है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा वोल्टेज गेन है AV। तो यहाँ से हमारा AP जो आएगा वो आएगा AV इंटू बीटा, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू हमें पता है GM इंटू RI। ये वाला पार्ट हम रफ कर देते हैं, वोल्टेज गेन आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डेवलप हुआ है पावर गेन का वो है आपका GM इंटू RL इंटू बीटा। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, हमारा ये पावर गेन आ जाएगा, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, इसी में अगर हम यहाँ पे GM की वैल्यू रख दें जो कि है बीटा अपॉन RI, तो यहाँ से हमारा AP का फॉर्मूला आ जाएगा बीटा स्क्वायर GM इंटू RL। GM की वैल्यू रख दिया ना यहाँ से, तो GM तो हट जाएगा, इंटू RL अपॉन RI। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया पावर गेन का। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके डिराइव हुए हैं यहाँ से, किसमें, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम बीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस टाइम AP हमारा इंक्रीज़ होगा, यानी कि बीटा को इंक्रीज़ करने पर हमारा AP इम्प्रूव हो रहा है सर्किट में। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ एम्पलीफाइड। अगर आप बीटा इंक्रीज़ कर रहे हो तो पावर गेन बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा दैट्स ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, और आप मेरे इस जितने भी नोट्स हैं आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं इसके लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दूंगी, जब ये यूनिट हो जाएगा उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस।